एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है आज इतवार को 21 सितंबर 2025 बरोज इतवार लंदन से एक बहुत बड़ा धमाका हो गया और ये धमाका है कि स्टारमर जो वजीर आजम है बरतानिया के, जिन्होंने अपने ट्विटर पर कहा है कि हम इजराइल की रियासत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों को बचाने के लिए और मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में अमन कायम रखने के लिए ये जरूरी हो चुका है कि बरतानिया फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करे। और बरतानिया इसमें नाजरीन अकेला भी नहीं है, इसके साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया है। और पोर्चुगल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कई और मगरबी ममालिक जो है वो इसराइल को माफ कीजिएगा वो फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। ब्रिटेन ने पहल की है। क्या ये मगरबी ममालिक जो हैं ये अब अमेरिका से दूर हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ एक महाज बन रहा है? यानी ये इंपॉर्टेंट नेटो कंट्रीज हैं जो अब फलस्तीन को तस्लीम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इब्राहिम अकॉर्ड भी बढ़ गया और उससे पहले के जो भी आपका ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसका प्लान भी बढ़ गया। और बात वही है जो हमेशा आपके जाने पहचाने और हमारे अमेरिकन जो थिंक टैंक के सीईओ हैं जनाब एंडी खान साहब, उन्होंने कहा और एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि जनाब नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये गाजा से शुरू होगा, ये गाजा से निकलेगा। तो उन्हीं को हमने जोड़ा है, साथ हमने जोड़ा है मेजर समरतूर साहब को, दोनों को मिला साथ ले लेते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत बड़ा धमाका हो गया है। समरतूर साहब कैमरे में नहीं है, अभी आ जाएंगे। एंडी खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंडी खान साहब, किधर गया थैंक यू वो फॉर हैविंग मी डॉक्टर मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, किधर गया इब्राहिम अकॉर्ड, किधर गया सऊदी अरेबिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक तल्लुकात कायम होने जा रहे थे? वो तो सारा कुछ जो है वो तो बढ़ गया सर। सर सब बढ़ गया, आई मैक बढ़ गया, वो जो एक और कॉरिडोर था जो जिसने ईरान से वो आर्मीनिया तक जाना था वो भी बढ़ गया। फिर थोड़ा सा आगे चले, सारा प्लान बढ़ गया सर। नेटो भी बढ़ने जा रही है। चले मैं आपको एक और प्रोडिक्शन दे देता हूँ, नेटो भी बढ़ने जा रही है। ओए होए होए। Every country for itself, every man for himself, that's where the world is going. सर ये तो बहुत बड़ा स्टेप लिया है ब्रिटेन ने। मतलब है एक तरफ अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, नेतन्याहू ने कहा कि हम ये ऐसा नहीं होने देंगे, उसने इसका नहीं काउंटर होने किया। क्या नहीं देंगे। देखें यूएनओ के अंदर अगर एक सिंपल मेजोरिटी आ जाती है, टोटल मेंबर्स में से 51% पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो पैलेस्टाइन इज अ स्टेट। with होने नहीं proper देंगे। representation हु द in हेल the आर दे? United General Assembly। अगर जनरल असेंबली के इजलास के अंदर 51% वोट पड़ जाते हैं पैलेस्टाइन के हक में तो फिर वो क्या नहीं होने देंगे? इज ही गोइंग टू एक्ट एज अ रोग स्टेट? West is not standing with him anymore. He is alone. The only country which stands with Netanyahu now. इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप एक डॉक्टर साहब, हफ्ते से कह रहे थे कि नेतन्याहू जो गलतियां कर रहा है इसके नतीजे में अमेरिका भी हो सकता है कि नेतन्याहू को अपने अमेरिकी मफादात को बचाने के लिए डिच कर दे। ये तो बातें आपने की हैं, लेकिन मेरा सवाल ये एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है कि क्या ये जो फलस्तीन की रियासत को जिस तरह आप कह रहे हैं ये अगर तस्लीम हो जाती है इस तरह से, बल्कि हो रही है लेकिन 51% हो जाती है, तो फिर ये मेंबर स्टेट बन जाएगा यूनाइटेड नेशन का, बिल्कुल सर, प्रॉपर मेंबर स्टेट। बिल्कुल मेंबर स्टेट बन जाएगा। और फिर देन दे विल इवन हैव द राइट टू हैव देयर ओन मिलिट्री फोर्स टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट द एग्रेशन फ्रॉम इसराइल, टू डिफेंड देयर टेरिटरी। और फिर वो लीगली जो है डिफरेंट कंट्रीज और कंसोर्शियम्स और बैंक्स उनको इंटरनेशनली जो है पैसा भी दे सकते हैं, डेवलपमेंट भी हो सकती है। दे कैन देन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर कंट्रीज लाइक अ सॉवरेन कंट्री। यस दे विल। सर वैसे
ये एक तरह से देखा जाए तो यासर अराफात की भी फतेह है सर। बिल्कुल, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। हुँ, यासिर अराफात साहब ने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस काम के ऊपर। हुँ, हुँ, सिर्फ़ हुँ। इस रियासत को तस्लीम करवाने के लिए दुनिया से कि ये रियासत एग्ज़िस्ट करती है। ही गेव हिज़ लाइफ़। अगर बर्तानिया जैसे उसने तो रिकॉग्नाइज़ कर ही लिया है, उसकी उनका आ गया है, कनाडा, चाइना ऑस्ट्रेलिया। भी करेगा सर, रशिया भी करेगा, रुक जाएँ अब 2 और सुपर पावर आ रहे हैं इसके अंदर और फ्रांस भी करेगा, 4 सुपर पावर अगेंस्ट 1। Netanyahu is standing alone and the only person who is standing with him, not even the country, I'm not gonna say America is standing with him. The हुँ, only person who is standing with him is Donald Trump और ये खुद भी गिरेगा और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी गिराएगा अपने साथ। MAGA base have serious cracks now. ये इसमें दरारें मागा पड़ जो चुकी हैं। है, एक अमेरिका ग्रेट अगेन जो कैंपेन थी मागा। जी, जिन लोगों ने इसको वोट किए हैं, दे आर एक्चुअली नाउ क्वेश्चनिंग कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो अमेरिका को ग्रेट बनाने आए थे, आप इसराइल को बैठ के ग्रेट बना रहे हैं। आप रशिया के साथ बैठ के डीलें कर रहे हैं। His voters are questioning him now. तो सर बागा बेस के अंदर क्रैक है, ये डोनाल्ड ट्रंप भी गिरेगा बहुत बुरी तरह से। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें अब फ़लस्तीन जब एक रियासत के तौर पर तस्लीम हो जाता है और नेक्स्ट स्टेज जो है वो आ जाती है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हो, 51% फ़लस्तीन के हक में वोट दे के इसको तस्लीम कर लें, तो उसके बाद तो फिर दफ़ाई मुआहदे भी हो सकते हैं। देन दे विल कम टू सेव पैलेस द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अगेंस्ट इज़राइल। तो ये गेम तो उल्टी हो गई है, इज़राइल अकेला हो गया है और मगरबी ममालिक जो है उनके अलावा सर ये जो आपका पूरा मिडल ईस्ट है, ये एक चले मैजिकली चले सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये कैसे ये कतर का डॉक्टर हमला, साहब इसमें डॉक कतर के हमले ने कैटलिस्ट का काम किया सर। जी बिल्कुल किया है। कतर के हमले ने कैटलिस्ट का काम किया और मैं आपको चलें अंदर की न्यूज़ देता हूँ। मैंने सुबह भी प्रोग्राम में कोशिश नहीं की, ये न्यूज़ मैंने सँभाल के रखी हुई थी फॉर अ बिग ब्रेक। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ। ये जो एसएम जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, हुँ, हुँ, हुँ। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री डिफेंस अलायंस, हुँ। एसएमडीए। बहरीन इसके अंदर आएगा सर, कतर इसके अंदर आएगा, इसराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म करके यूएई इसके अंदर आएगा, ईरान इसमें आएगा, तुर्की इसमें आएगा, सीरिया इसमें आएगा और मिस्र इसमें आएगा। ये सारे मुल्क इस मुआहदे के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। मैंने 7 मुल्कों के आपको नाम गिनवाए जो इसमें शामिल होंगे और जिस वक़्त फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी, तो फ़लस्तीन की रियासत जिस दिन रिकॉग्नाइज़ हो जाएगी, वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनने जा रही है। माय गॉड! यानी ये जो They अ, will be under a nuclear umbrella. Israel will never even think हुँ, to do any kind of aggression against them ever. हुँ। ख्वाब भी नहीं देख सकते वो। तो वो मुझे याद आ रहा है डायलॉग शोले का, तेरा क्या बनेगा कालिया? तो इंडिया का क्या बनेगा सर? ये अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इंडिया अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा कि उसने चीन के साथ जाना है, रूस के साथ जाना है या अमेरिका के साथ जाना है। और क्या आप समझते हैं कि इंडिया में इतनी पावर है कि वो एकदम से 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर इनके बराबर की सुपर नहीं पावर नहीं बन नहीं जाए? नहीं नहीं सर, इतना जुल्म ना करें। वो इसराइल के इत्तेहादी हैं, उनकी दोस्ती है। अच्छा। नेतन्याहू वीडियो रिकॉर्ड करके बकायदा मतलब सालगिरह ठीक की है तो मुबारकबाद देता है। हुँ, बेसिकली सर कहानी ये है कि हमने इसराइल को एक चीज तो क्लियर कर दी है कि जेनोसाइड इज नॉट एक्सेप्टेबल, और हमने एब्सटेन भी किया था, और फिर पिछले हफ्ते 2 स्टेट सोल्यूशन में हमने वोट भी दी है। हुँ। ठीक है। मेजर साहब दोबारा कहिएगा, आपने क्या किया था? एब्सटेन किया था कि एब्सटीन किया एब्सटेन था? एब्सटेन किया था। वी डिड नॉट अच्छा, से एब्सटीन तो नहीं यस। किया था ना? नहीं। तो वी एब्सटेन। एब्सटीन तो कोई और कर रहा है अभी।
ठीक है। तो सर अभी मसला क्या है ना कि इंडिया के लिए द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल. Why? The question is why. I want to Now know I will. why. Who brought India? Who brought India to this position where today we are saying that India's position is very fragile, whereas 6 months ago we were saying that India's position is the strongest when it comes to foreign policy on the global stage. कौन लेके आया भारत को इस नहज पे? जी समर्थन सर साहब। जब जयशंकर जी से एक मिनट जरा पहले भारत मुझे की फॉरेन पॉलिसी ले ली जाएगी और किसी और के हाथ में दी जाएगी तो फिर यही होना था. अच्छा, इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज नो मोर बीइंग डायरेक्टेड बाय जयशंकर, समवन एल्स इज हैंडलिंग इट. Sir, we are in close consultation with Russia. विद रशिया हाँ. फॉर तो व्हाट? कि रशिया ने की दी साइड लेनी है क्योंकि वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन रशिया नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ वेपन सिस्टम्स. हाले भी इट इज नॉट दैट वी आर मतलब वी आर सेल्फ रिलायंट बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ And- ਸਾਡੇ F-35 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ F-35 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ. ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਦਾਰੀ. ਨਹੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਰ ਗਿਆ. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਸੀਗੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਨੇ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤੇ and they have delivered very सर few. मेरा ये सवाल नहीं सी, प्लीज लेट अस स्टिक टू द टॉपिक. ਛੱਡੋ ਉਹਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ ਹੈ. why is it fragile? Who someone has to be blamed for that? Who is responsible, sir? मैं जानना चाहता हूं. Trump is wholly solely responsible. ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ. I'll tell you why. H1B visa was the backbone of Indian immigrants and जिन्ना पैसा H1B ਦੇ through ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ was enormous. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ second step ਲਿੱਤਾ ਹੈ is 101% going to create full isolation of USA. Number 1. Number 2. We are in close coordination with Russia as to what stance needs to be taken. ठीक है? So you are discussing the stance with Russia because you don't have a stance yourself. But at the same time selling diesel to Ukraine. Sir, see, we are selling. ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ. ਸਰ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋ ਦੇ ਰਹੇ हैं. यूक्रेन देखे फंडिंग इट्स ओन वॉर. देखे सुबह मैंने एक न्यूज ब्रेक की थी. कपूर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ. मैं कह रहा सर यूक्रेन इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट इट्स ओन सेल्फ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਨੂੰ. ਇਹ ਕਹਿ ਹੈਲੋ. ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ that ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ. ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. मेरा सीधा सवाल है, जो जवाब देंदे हो, नहीं तो मैं एंडी साहब चल जाना कि आज भारत, जो भारत के ऊपर हम फख्र कर रहे थे, जिस भारत के ऊपर लाहौर की सड़कों पे, रावलपिंडी की सड़कों पे, कराची की गलियों में यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे कि देखो जी मोदी साहब ने ये कर दिया और इंडिया ये हो गया, इतनी बड़ी पावर बन गया. चांद के अंधेरे वाली साइड पे उन्होंने उतार दी चांद गाड़ी, उस इतनी पावर और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई. तो आप कह रहे हैं इंडिया की पोजीशन बड़ी फ्रेजाइल है. क्यों फ्रेजाइल है? किसने की फ्रेजाइल? किसको कटारे में लाया जाए? We are going to side with Israel because the next Israel is India. We know it. अच्छा चलो, let's go to एंडी खान साहब. एंडी खान साहब, इस बात का जवाब हम बाद में आपसे लेंगे
कि next Israel is India, and why does India think like that कि we are going to be the next Israel? So Israel is committing genocide in Gaza in the name of suppressing Hamas. This is now a universal truth. Everybody, including even India, is India, saying कि yes, accepts it that has this been is banned. genocide, right? I want to know who is. I am shocked. Major Samartur, अर्बन वॉरफेयर एक्सपर्ट, जिस पर जॉन इब्राहिम फिल्म बना रहा है, सरतूर का रोल कर रहा है, इसका इनकी जो लड़ाई जो इन्होंने बहादुरी के दिखाए वहां जौहर उसमें सूडान में, और आज वो बंदा बैठ के कह रहा है अवर पोजीशन इज वेरी फ्रेजाइल। कौन है जिम्मेदार सर, और क्यों है? सर मेरी बात सुनो। नहीं, आपकी बात मैं बाद में सुनूंगा। मुझे एंडी खान साहब, मैंने आपको 3-4 मौके दिए इसका reply I जवाब want to give the present position of India and its priorities. But I'm not asking about the present position of India. I am asking a simple question: who is responsible to bring India to this position that a top Indian strategic analyst says that India's position is very fragile? Andy Khan साहब। डॉक्टर साहब, डिप्लोमेसी के कुछ उसूल होते हैं। इट्स एन आर्ट। डिप्लोमेसी एक आर्ट है और ये सीखता नहीं है बंदा कहीं से, ये गॉड गिवन होती है। इसीलिए 100 करोड़ की आबादी में से ना एक बंदा निकलता है जो फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर बनता है। 350 मिलियन अमेरिका की आबादी है और जो फॉरेन सेक्रेटरीज यहाँ पे रहे हैं चंद एक हैं जिनके नाम उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। दे वर द बेस्ट। तो ये हर किसी के बस का काम नहीं होता। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रीमियर शी से फोन पे गुफ्तगू करनी थी। उस फोन पे गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने पहले ताइवान की मिलिट्री एड बंद की, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। अगर आपने टेबल पे किसी के साथ बैठना होता है ना, तो आप फिर उस तरह से बैठते हैं जिस तरह से बैठने का हक होता है, कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब अभी रिसेंटली जो मोदी जी के दौरे हैं, इनको ले लीजिए। जापान में जाके क्वाड की तकरीर की और उसके बाद 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल टेस्ट करके, जो कि है ही चाइना सेंट्रिक, चाइना के दौरे पे चले गए। तो सरकार बदमाशी करके तो डिप्लोमेसी कहीं भी नहीं होती। नहीं, प्लीज आप इसके और इसी तरह से जब के अल्फाज इस्तेमाल करने से परहेज करें एंडी साहब। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि जब जयशंकर को साइडलाइन किया जाए और कोई और फॉरेन पॉलिसी चलाए तो फिर यही नतीजा होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि जयशंकर को साइडलाइन क्यों आप समझते हैं कि किया गया, और उनकी जगह अब कौन फॉरेन पॉलिसी को हैंडल? अच्छा डॉक्टर साहब, जापान के दौरे के अंदर जयशंकर साहब नहीं थे? नहीं थे, वो नहीं गए। एससीओ के दौरे के ऊपर जयशंकर साहब नहीं थे, जिनका वहां होना बहुत जरूरी था। जी, वहां भी नहीं थे। वहां भी नहीं थे। तो जयशंकर साहब को मेरी नजर में साइडलाइन किया गया और वो काफी अरसे से गायब भी है, मीडिया के ऊपर भी नहीं आ रहे। तो वो है कहाँ? तो फॉरेन मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? अगर जयशंकर साहब सामने नहीं आ रहे तो फॉरेन मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? या तो वो बंदा सामने करे जिसने इंडिया को लाके इस पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि आपके अमेरिका से भी ताल्लुकात खराब है, उधर चाइना भी आपको कह रहा है कि हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे मगर इस पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये क्या था? दिस इज बैड डिप्लोमेसी सर। इट्स देयर डिप्लोमेसी इज नॉट। बहुत क्लास के मतलब बड़े ब्रिलियंट माइंड रहे हैं आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, बहुत ब्रिलियंट लोग रहे हैं इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये एकदम से क्या हुआ है? मेजर साहब समझाइए तो ना सही जरा कि क्या हुआ है। मैं एक अमेरिका से ताल्लुकात खराब, चाइना से ताल्लुकात खराब। सर देखें, पहली चीज जी तूर साहब, आपकी अब अपना माइक ठीक करें प्लीज। तूर साहब, आपकी बड़ी अच्छी आवाज है, खूबसूरत खनकती हुई आवाज है। अब आ रही है सर आवाज? थोड़ी कम आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा ऊपर करें अपना। एक सेकंड सर। आप समझे, आप अपनी यूनिट से खिताब कर रहे हैं।
Am I क्योंकि audible वो now? टाइम आने वाला है मुझे लगता है बहुत जल्दी। Am I audible now? यस। Okay, okay. Now, सर देखिए इंडिया के पास 200 मिलियन मुस्लिम्स की आबादी है. That is quite a number. Number two, we have noticed the genocide that has taken place in Gaza. Number three, we have voted for a two-state solution. Declaration नहीं किया. UN में जब voting sessions थे, we used to abstain. Now we have started voting for a two-state solution. ये आप check कर सकते हो, it is available. अब देखें सर, we have tried to mediate with Israel, trying to tell them there is a limit to everything. आप 1200 बंदों के बदले आप पूरा एक सिविलाइजेशन को नहीं वाइप आउट कर सकते. इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय ऑल मीन्स. नाउ कनेक्टिंग टू दिस, मैं आपको आज बता रहा हूं, वी वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंपोर्टिंग वेपन सिस्टम्स फ्रॉम इजराइल, मतलब इजराइल वेपन इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, अब हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है. उनको उन्हीं के मुल्क में हथियार कम पड़ गए हैं. सो इट हैज कम टू दिस एंड द सिचुएशन इज वेरी डेस्परेट. एंड जिस तरीके से आज इजिप्ट के बॉर्डर पे जो टैंक्स लगे हैं, वो डेफिनेटली इसलिए तो नहीं लगे कि पैलेस्टाइन के रेफ्यूजीज के लिए लगे हैं. अगर वो आएंगे भी, इन्फ्लक्स होगा, तो आप टैंकों के साथ करोगे क्या उनके खिलाफ? वो तो वैसे ही पिस चुके हैं. So we have been trying to convey to Israel to put a हाँ halt. जरा चुप करो। और जिस तरीके से अमेरिका से अभी एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन करते एवरी डे, यूएसए से रोज एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाइंग इन एंड आउट ऑफ इजराइल एवरी डे. अब माना यह जा रहा है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव को काउंटर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं. अब इसमें या तो मिलिट्री पर्सनल है या इक्विपमेंट है, वी कैन नॉट टेल, क्योंकि इस पे इंटेल है नहीं हमारे पास. बट मैं इतना बता सकता हूं कि जिस तरीके से इजराइल ने यूके को आज जवाब दिया है कि यूके कैन नॉट डिक्टेट टू इजराइल द रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट इज व्हाट. कहते दे लॉस्ट द प्रोवोगेटिव in 1947 and rightly said ये ब्रिटिश क्रिएटेड प्रॉब्लम थी. एंड टुडे ब्रिटिश डू नॉट हैव द राइट टू गिव अ स्टेटमेंट ऑन इट. अगर उन्होंने स्टेटमेंट देनी थी, इफ दे हैड टू टेक अ स्टैंड, इट शुड हैव बीन डन इन 1947 वेरी क्लियरली. सो इट शोज द कैजुअल एटीट्यूड and a very lenient approach towards this issue, जो अब उन्हें मजबूरन एड्रेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आज यूके में एक इंपॉर्टेंट वोट मुसलमान की भी हो चुकी है. सो टू स्टे इन पावर, स्टैमर कैनॉट इग्नोर द मुस्लिम्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड व्हाट देयर व्यूज आर. सीधी सी बात है सर. एंड इनका वजूद तब तक रहेगा जब तक वोट. सर इनको उस वक्त मुस्लिम वोट का ख्याल नहीं आया जब टोनी ब्लेयर ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के इतना मुसलमान इराक में मार दिया, लिबिया में मार दिया, अफगानिस्तान में मार दिया. ये वोटों शोटों का चक्कर मुझे नहीं लगता, ये कोई गेम और ही हो रही है यहाँ पे. एंडी साहब, वोटों के लिए ये फलस्तीन को तस्लीम किया है इसने. सर देखें, ये मुसलमान का इतिहास वोट गवाह है, डॉक्टर गवाह है कि वर्ल्ड वॉर 1 से ब्रिटिश हमेशा यूएस को बोलता है कि लेट्स फाइट इट टुगेदर. और ये वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने पॉसिबल करवाया बाय अटैकिंग पर्ल हार्बर. वरना अमेरिका इतना शातिर मुल्क था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अगर पर्ल हार्बर नहीं होता, this country would have
स्टिल नॉट एंटर्ड एनी बैटल, और तब डायनामिक्स अलग होते, तब शायद रशिया डोमिनेट करता वर्ल्ड को और रिसीविंग एंड पे यूएसए होता। सो एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर हिरोशिमा नागासाकी। पूरी दुनिया के मन में साइकोलॉजिकली डर आ गया कि भाई ये तो इस्तेमाल कर दिया, अब क्या। एंड द सैड पार्ट इन जापान इज, जापान की प्रेजेंट जनरेशन ब्लेम्स देयर मिलिट्री दैट इट इज बिकॉज ऑफ देम कि जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। और आज की तारीख में सैडली जापान की फौज में कोई भी आज का यूथ ज्वाइन नहीं करना चाहता। दे हेट द जापानीज आर्मी, जो ठीक हो जापान का गया। यूथ है। मुझे ये बताएं कि अब फलस्तीन को तो इन्होंने कर लिया तस्लीम, ठीक है, अब आप पाकिस्तान या ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कब तस्लीम करेंगे? क्योंकि आपने तस्लीम अभी तक नहीं किया। बयान तो दिए हैं ये हमारा टूटांगा, लेकिन तस्लीम नहीं किया। क्योंकि अगर आपने तस्लीम किया होता तो मुझे इस बात का सिर्फ जवाब चाहिए कि 29 तारीख को जो पहिया जाम हड़ताल होने जा रही है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की तारीख की सबसे बड़ी पहिया जाम हड़ताल है, और उसमें कत्लो गारत गरी का पूरा मंसूबा बनाया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। 567 प्लूटून्स रेंजर्स की और पुलिस की वहां भेजी जा रही हैं। इसके अलावा और भी बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन भारत की तरफ से, अगर ये लोग भारतीय नागरिक हैं, तो भारत की सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्या यहाँ पे जो होने जा रहा है जेनोसाइड, जो ऑलरेडी हो चुका है, कल्चरल जेनोसाइड और फिजिकल जेनोसाइड, इसको देखकर भारत की आंखें कब खुलेंगी? नहीं खुलेंगी सर देखें, मैं आपको एक चीज नहीं बताऊं, खुलेंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी। सर देखें, इनकी एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, जिसको ये सारे लोग इसके ऊपर झूठ बोलते हैं। भुट्टो के दौर में 2 मुआहदे हुए थे, एक शिमला एग्रीमेंट और एक ताशकंद एग्रीमेंट। उसके पेपर्स ना इंडिया रिलीज करता है ना पाकिस्तान करता है। क्यों नहीं करते? रिलीज करें पेपर्स, करें उन्हें पब्लिक। ताशकंद एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दोनों को पब्लिक करें, निकालें उसके अंदर इनके क्या मुआहदे हुए थे। कश्मीर को तो वो मर गए लोग जो जिन्होंने कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी की थी। तो भुट्टो ने कश्मीर बेचा। सर देखें, कश्मीर भुट्टो ने बेच दिया शिमला मुआहदे में, इसमें तो कोई तो दो सर राय नहीं वो है। जितना पाकिस्तान के पास है वो किसने बेचा? उन दो लोगों के भी तो नाम लेना। हाँ उसमें तो मोहतरमा इंदिरा गांधी साहब भी शामिल है। बिल्कुल। और वो दूसरे क्या नाम था उनका? आई जवाहरलाल फॉरगॉट। नेहरू। नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, वो दूसरा था। ये उनकी अगले दिन डेथ हो गई थी उस एग्रीमेंट के। शास्त्री, शास्त्री जी। शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर जी। शास्त्री। डेथ नहीं, इट मर्डर वाज हो अ गया। प्लॉट। सर देखो, वो फाइल्स अभी रूसियों ने दिखती खुद ही नहीं मार है। दिया उसको। हाय हाय हाय, मैं हैरान होता हूँ। इंटरनेशनल ये एस्पियोनाज पे और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे कितनी खतरनाक है। अपने घर बुला के, रोटी खुआ के, दस्तखत करा के, फिर जहर की गोली दे के, क्या आराम ना सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी तो सुबह पता लगा शास्त्री साहब तो फौत हो गए। ये है कहानी अंदर की असल। सर देखो, डीप स्टेट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वी लेकिन सी वो तो हर सर, जगह है, लेकिन फिर द हम डीप कितने स्टेट, ढीठ हैं, हम कितने बेशर्म हैं कि जिसने हमारे प्रधानमंत्री का कत्ल कर दिया, मार दिया, हम उसके बाद प्रूफ पूरा अरसा नहीं उसके है। साथ कितनी डेकेड्स तक उससे असला भी ले रहे हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी का हम सर एक किस्म कोई का जो है वो। कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। देयर इज नो हाँ, कॉन्क्रीट प्रूफ। आवाज देयर इज आपकी पता नहीं क्यों कम आ रही है, आपका माइक का कोई मसला है। सर मैं ये कह रहा हूं, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं हाथ लगा। कॉन्क्रीट यदि प्रूफ कोई आज तक मिला है कि श्री चंद्र सुभाष बोस का जहाज गिरा था या उनको सोवियत यूनियन में मार दिया गया था, स्टालिन ने गिरफ्तार सर कर दिया जेल में डाल सर के? देखिए, लास्ट ही वाज सीन इन जापान। कई नो कहते सर, देयर सिंगापुर आर में एविडेंस रिलीज दैट हुए। ही वाज सीन इन साइबेरिया एज वेल सर, प्लीज पर तो favor। तो इतनी स्पेकुलेशंस है पर सबूत है नहीं। अब तो ऐसे तो जनरल बिपिन रावत साहब का भी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है,
उसको लेके भी लोग बहुत कंट्रोवर्सीज नहीं में नहीं, बात वो कर तो रहे थे। अनफॉर्चुनेट एक अनफॉर्चुनेट, इंसिडेंट था, हाँ, इट वाज बिकॉज बैड वेदर। तो बैड कई, वेदर। अब जैसे ईरान में भी उनके जो सदर थे, प्राइम मिनिस्टर, वो भी तो हेलीकॉप्टर क्रैश में हाँ, मरे ना। वो भी बैड तो वेदर था। आप ये थोड़ा ना एक थ्योरी लेके आ सकते हैं कि इजराइल ने कोई सीक्रेट वेपन या मिसाइल छोड़ दी। तो सही देर आर बात है। एक्सीडेंट्स विच हैपन, ठीक है। अनफॉर्चुनेट चीजें होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी लेके वी गॉट द बॉडी बैक टू इंडिया, पोस्टमार्टम भी हुए, एवरीथिंग टुक प्लेस, there was no conclusive evidence that there was foul play. It is just that the people were saying कि because death happened on foreign land तो कोई controversy है। अब there are no guarantees in life ना। I might visit a foreign country, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਬੰਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ। सही I गल mean, है। there are so many theories, possibilities are there. Jealousy factor is सर, there. फाइनल राउंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं आप कि अब ये सब ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया, रियासत को, क्या भारत भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेगा? नहीं सर, किस इतनी बेसिस जल्दी पे? नहीं। किस बेसिस पे नहीं करेंगे ये? कुछ तो कहना सर, पड़ेगा ना कि ये वजह हम नहीं करते तस्लीम। सर एब्सटेन करेंगे, अभी इमीडिएट आंसर नहीं देना एब्सटेन चाहते। करेंगे, चलो वी ठीक विल है, एब्सटेन, वी विल एब्सटेन करेंगे। बहरहाल मिडिल ईस्ट का नक्शा जो है वो, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ी तेजी से तब्दील होने जा रहा है, खास तौर पे इजराइल के कतर पर हमले के बाद। और एंडी खान साहब जो है, उनकी जो पेशन गोइयां थी, या उनका जो पेशन गोई, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो ऐसे लगता है जैसे कुछ जादूगर है, उनका जो तज्जिया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब गाजा से निकलेगा, और उनका एक और तज्जिया बड़ा खतरनाक है, जिसमें वो कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के मसाइल हल करने के लिए तीसरी जंग अजीम होगी। एंडी खान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज सर। तो देखिए, फ़लस्तीन की रियासत तो बन जाएगी और फ़लस्तीन एसएमडीए का हिस्सा भी बन जाएगा, मगर क्या इसके बन जाने से दुनिया में सुकून हो जाएगा? फ़लस्तीन तो मैं आपको कह देता हूँ 2025 में बन जाएगा। एज़ अ रियासत 2025 इज़ द ईयर कि फ़लस्तीन वजूद में आएगा। मगर क्या दुनिया में सुकून आएगा? तो मेरा जवाब है सर, नहीं। दुनिया में 2027 से पहले सुकून नहीं आने लगा। 2027 इज़ द लास्ट ईयर ऑफ अनरेस्ट, और उसके बाद सुकून आएगा। ये 2027 की एक स्पेसिफिक ईयर आप क्यों उसको कर रहे हैं? 2028 क्यों नहीं कर रहे, या 26? प्रेडिक्शंस हैं सर। सवाल तो बनता है ना तूर साहब, वाई 2027? सर, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ये कहती है 2027 इज़ द ईयर व्हेन द पीस विल कम। और इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल असैसिनेशन भी इंक्लूड है। इसी के ऊपर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। और अगर समर तूर साहब की आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही है, तो अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ आपको बराबर आती रहे। हो सकता है माइक का या नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो। इस वक्त इंडिया में बहुत रात हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का एंडी खान साहब और समर तूर साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा